अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में चैप्टर 24 एवोल्यूशन और आज उसका सेकंड लेक्चर है हमारा और सेकंड टॉपिक है एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट। आप लोगों को पता है कि प्रोकैरियोट एक ऐसे जानदार को कहते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। प्रो का मतलब होता है बिफोर, तो इन जानदारों के अंदर नो न्यूक्लियस। और यूकैरियोट का आपको पता है कि ऐसे जानदार जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हमने ये पढ़ना है कि लाइफ पैदा कैसे हुई। ये प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बना ये तो बाद की बात है। पहली बात तो ये है कि प्रोकैरियोट खुद कैसे बना। प्रोकैरियोट सिंपल तरीन लाइफ है, उनसे सिंपल और कुछ नहीं होता। उनके अंदर वो एक सेल वाले जानदार है जिनके अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम वगैरह और डीएनए वगैरह। बाकी कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेली नहीं होता। आपको बैक्टीरिया का पता है कि इस तरह से बहुत ही सिंपल होता है वो, उसके अंदर डीएनए होता है, बाकी राइबोसोम वगैरह। तो सबसे पहला सवाल तो हमारा यही है कि इंसानी अकल यही पूछती है कि अगर हम एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को दुरुस्त मान ले तो पहली बार जानदार पैदा हुआ कैसे होगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो इसलिए इस टॉपिक को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला मेरा हिस्सा है एवोल्यूशन ऑफ सिंपल लाइफ। सिंपल तरीन लाइफ जो है यानी जो प्रोकैरियोट है वो खुद कैसे पैदा हुए। अब हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है कि हम डायरेक्टली पीछे जाके देख सके लाइफ कैसे पैदा हुई है। तो ये सिर्फ कुछ हाइपोथेसिस हैं, ये थ्योरीज भी नहीं है, ये हाइपोथेसिस है जिनकी बुनियाद के ऊपर ये हमारी लाइफ की एवोल्यूशन खड़ी है। तो अंदाज़ा है कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहली लाइफ पैदा हुई, पहला जानदार पैदा हुआ जो पॉसिबली एक प्रोकैरियोट था। और कैसे पैदा हुआ ये प्रोकैरियोट जो सिंपल तरीन बैक्टीरिया था शायद, इसके बारे में जो पहला हाइपोथेसिस है वो ये है। वो हाइपोथेसिस ये कहता है कि लाइफ मे हैव इवॉल्व, शायद ज़िंदगी पैदा हुई फ्रॉम हॉट अंडर वाटर स्प्रिंग्स डीप इन ओशन। समंदर की तह के अंदर जो गर्म पानी के चश्मे हैं शायद वहाँ से लाइफ पैदा हुई। पहला नज़रिया, इस नज़रिए को या इस हाइपोथेसिस को कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट। हाइड्रो मीन वाटर एंड थर्मल मीन हीट एंड वेंट मीन चश्मा। तो गर्म पानी के चश्मे का हाइपोथेसिस। रिमेंबर दिस इज़ नॉट थ्योरी, हाइपोथेसिस है। तो ये हाइपोथेसिस ये कहता है कि एक समुंदर के तह के अंदर कुछ ऐसे चश्मे होते हैं, आज भी समुंदर की तह के अंदर ऐसे चश्मे हैं जो बहुत गर्म पानी खारिज करते हैं, शायद वहाँ से लाइफ पैदा हुई। अब ये हाइपोथेसिस क्यों पेश किया गया। आपको पता है कि गर्म पानी का जो चश्मा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है और वो हीट होती है 120 सेंटीग्रेड तक। इतनी हीट होती है गर्म पानी के चश्मे के अंदर। अब हीट के अंदर क्या होती है, एनर्जी। अब ज़ाहरी बात है लाइफ के पैदा होने के लिए एनर्जी तो रिक्वायर थी ही, और फिर समुद्री पानी के अंदर न्यूट्रिएंट भी, थोड़े बहुत नमकियात वगैरह भी होते हैं। तो दो चीज़ें जो एक जानदार के लिए चाहिए, एक पानी चाहिए, नमकियात चाहिए, और उसके अलावा एनर्जी चाहिए। इस हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। तो अंदाज़ा है कि यहाँ से शायद पहले लाइफ पैदा हुई। मैकेनिज़्म कोई भी सही तरीके से नहीं जानता, सिर्फ इतना कह दिया गया कि इस हॉट वाटर से शायद पहला बैक्टीरिया जन्म लिया, पहले बैक्टीरिया ने। अब सवालात तो बहुत से किए जा सकते हैं कि इसका डीएनए कैसे बना, लेकिन कोई भी तसल्ली बख्श जवाब अभी तक साइंसदानों को नहीं मिल सका। खैर, हम लोग सिर्फ अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ रहे हैं कि लाइफ इस हॉट वाटर से पैदा हुई। हाइड्रोथर्मल कॉन्सेप्ट, पहला नज़रिया। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है इस टॉपिक का मैंने दूसरा पॉइंट बना दिया है एवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो शुरू के अंदर जानदार पैदा हो गए, मान लिया हमने पैदा हो गए, कुछ बैक्टीरिया पैदा हो गए इस हॉट वाटर से, उस बैक्टीरिया ने मान लिया नस्ल भी बढ़ाना शुरू कर दी, नए बैक्टीरिया भी पैदा करना शुरू कर दिए। तो जो अर्ली लाइफ थी इस समंदर के अंदर, क्योंकि कोई लाइफ पहले थी ही नहीं,
तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम थे, ग़िज़ाई मादे समुंदर में ना होने के बराबर थे। तो अगर इस लाइफ ने कंटिन्यू करना है, मज़ीद आगे बढ़ना है, तो इसको कोई न्यूट्रिएंट का सोर्स चाहिए। और वो न्यूट्रिएंट का सोर्स जो है अकॉर्डिंग टू एक हाइपोथेसिस वो कैसे वजूद में आया, वो वजूद में आई फिर फोटोसिंथेसिस। तो पहली बार कुछ बैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दी, तो प्रोकैरियोट ही फोटोसिंथेसिस करने लग गए। तो शुरू के अंदर जो फोटोसिंथेसिस वजूद में आई वो कुछ यूँ थी कि हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ किया जाता था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया जाता था। CO2 तो पानी के अंदर होती है, तब भी थी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो भी। बैक्टीरिया ने किस चीज़ को यूज़ किया? H2S को, हाइड्रोजन सल्फाइड को। या पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी भी बैक्टीरिया ये करते हैं। ऊपर मैं एक बात बतानी भूल गया कि ये जो ऊपर वाला हाइड्रोथर्मल कॉन्सेप्ट है ये इसलिए भी पेश किया गया क्योंकि आज भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो 120 टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। उन बैक्टीरिया का नाम है आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियो का मतलब होता है ओल्ड यानी एंशिएंट। तो सिंपली ये ख्याल किया जाता है कि यानी आज के जितने भी जानदार दुनिया में पाए जाते हैं उन सब के एंसेस्टर आर्कियोबैक्टीरिया हैं। हैरत अंगेज़ बात है कि हमारे सब के एंसेस्टर आर्कियोबैक्टीरिया हैं। खैर, मैं बात कर रहा था एवोल्यूशन की, फोटोसिंथेसिस की। तो शुरू के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हुई उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के लिए CO2 यूज़ होती थी और हाइड्रोजन के सोर्स के लिए H2S, और बदले में फिर सल्फ़र रिलीज़ की जाती थी। ये थी अर्ली फोटोसिंथेसिस, और आज भी कुछ बैक्टीरिया ये करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फोटोसिंथेसिस चेंज हुई। फोटोसिंथेसिस जो है वो यूँ हो गई, H2O पे कन्वर्ट हो गई। ठीक है, वाटर को यूज़ करने लग गए जानदार कुछ बैक्टीरिया। अभी भी ये करते हैं, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी आज भी वाटर और CO2 को यूज़ करते हैं। और फिर उन्होंने यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से हाइड्रोजन लिया और CH2O ये उनकी फूड बन गई, साथ उन्होंने रिलीज़ किया ऑक्सीजन को। तो ये पहली बारी थी कि किसी जानदार ने ऑक्सीजन को रिलीज़ किया। अब ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है इनकी नस्ल आगे बढ़ी, इन्होंने यूं ही ऑक्सीजन को रिलीज़ करना जारी रखा। अब क्या हुआ, अब जो माहौल है वहाँ पे ऑक्सीजन आहिस्ता आहिस्ता जो कि पहले नहीं थी वो जमा होने लग गई, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ने लग गई। अब होते होते ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, माहौल जो कि पहले रेड्यूसिंग था, रेड्यूसिंग मीन हाइड्रोजन वाला माहौल जो कि पहले रेड्यूसिंग था, अब होने लग गया ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग मीन ऑक्सीजन वाला माहौल। और कुछ और भी चेंजेस आने लग गई। और चेंजेस क्या आने लग गई, ओजोन लेयर बन गई ऊपर। जब आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन जमा होती चली गई माहौल के अंदर, तो ऑक्सीजन प्रोटेक्टिव लेयर ऑक्सीजन की ओजोन बन गई माहौल के अंदर। उस ओजोन ने फिर अल्ट्रा वायलेट रेज को फिल्टर करना शुरू कर दिया। सपोज फर्ज करें कि ये ओजोन की लेयर है, ठीक है। तो इस ओजोन की लेयर ने क्या किया, सूरज की तरफ से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट UV रेडिएशन थी उनको रोक के रखा। अब ज़मीन का माहौल बदलने लग गया। वो जो नुकसानदेह गैसेस थी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग गई। वो लाइफ जो पानी पर पैदा हुई थी वो पानी के अंदर ही थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता इस वाटर से निकल के लैंड के ऊपर भी आ गई। तो लाइफ के अंदर चेंजेस जारी हैं। एक तरफ ओजोन बन चुकी है, दूसरी तरफ जो है वो लाइफ फोटोसिंथेसिस शुरू हो चुकी है, ऑक्सीजन माहौल में जमा होने लग चुकी है। जो रेड्यूसिंग इन्वायरमेंट था वो ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में कन्वर्ट होने लग चुका है और ज़िंदगी ज़मीन पर वजूद में आ चुकी है। अब इसमें मज़ीद कुछ चेंजेस आती है। वो ये है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन जमा होती गई, अब पहली बार कुछ जानदारों ने ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया। तो क्या बन गए, एरोबिक जानदार। पहली बार एरोबिक जानदार बने। ज़िंदगी सूटेबल होती जा रही है। यानी कि जो लाइफ का कुछ सिलसिला है वो यूँ है कि आर्कियोबैक्टीरिया जो हाइड्रोथर्मल वेंट से पैदा हुए,
उनसे फिर बने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और पहली बार जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बने वो H2S को यूज़ कर रहे थे और रिलीज़ कर रहे थे वो सल्फ़र को। उसके बाद फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बने जिन्होंने वाटर को यूज़ किया और रिलीज़ करना शुरू कर दिया ऑक्सीजन को। तो जब ये ऑक्सीजन रिलीज़ हुई तो इसने माहौल में जमा होकर बना दी ओजोन की लेयर। तकरीबन 420 मिलियन साल पहले ओजोन की लेयर पूरी वजूद में आ चुकी थी। उसके बाद फिर वजूद में आए एरोबिक बैक्टीरिया। जब ऑक्सीजन भी जमा हो गई माहौल के अंदर, लैंड के ऊपर रेडिएशंस कम हो गई, ख़तरात कम हो गए, तो फिर यूज़ क्या करना शुरू कर दी, ऑक्सीजन को। एरोबिक जानदार ऐसे जानदार को कहते हैं जो ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए यूज़ करे। उससे पहले जितने भी बैक्टीरिया थे वो एनारोबिक थे। अब अगला सवाल जो कि ज़्यादा अहम है कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट कैसे बना। प्रोकैरियोट ये इस टॉपिक का तीसरा हिस्सा है। प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट ये हमारा असल टॉपिक है। तो तकरीबन आज से 1.5 बिलियन ईयर अगो ये एक हाइपोथेसिस है कि आज से इतने साल पहले पहला यूकैरियोट इवॉल्व हुआ था। और ये यूकैरियोट कैसे इवॉल्व हुआ ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि पहली बार यूकैरियोट कैसे बना। इसके बारे में 2 थ्योरीज है, 2 हाइपोथेसिस है। एक एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस है और एक मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन का हाइपोथेसिस है। बहुत ही दिलचस्प हाइपोथेसिस है, कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।